गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ वेक्टर्स एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल एंड एनालिटिकल मेथड। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि हम किसी भी वेक्टर को साइंटिफिकली डिनोट कैसे करते हैं, यानी कॉपी पर डिनोट कैसे करेंगे। दूसरी चीज़, उन वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे, और तीसरी चीज़, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक नोटेशन की बात करी जाती है। तो साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो हम जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दे रखा है, एक दे रखा है आपका ए वेक्टर और एक दे रखा है आपका बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास दे रखा है S1 वेक्टर 40 मीटर्स जिसकी जो ऐसा बना हुआ है, और दूसरा वेक्टर हमें दे रखा है S2 वेक्टर जो है हमारा 50 मीटर जो कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे पहली चीज़, और उसके बाद कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, यानी ऐड करने पे आएगा क्या। देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज़ को नॉर्मली ऐड नहीं किया जा सकता है। किस लिए ऐड नहीं किया जा सकता है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनमें डायरेक्शन भी होती है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 5 और 10 को अगर हम ऐड कर देंगे तो 15 आ जाएगा, जिसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें डायरेक्शन दी गई है तो उनके बीच का एंगल मैटर करता है, और उसी के बिहाफ पर हम ऐड कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आप किसी भी एक वेक्टर के टेल पॉइंट से दूसरे वेक्टर के हेड पॉइंट को मिला दीजिए। जैसे आपके पास ये वेक्टर दिया हुआ है। अब पहली चीज़ कि 40 मीटर हम कॉपी में ड्रॉ कैसे करेंगे, तो इसके साइंटिफिक नोटेशन की बात कर लेते हैं। हम 40 मीटर नहीं ड्रॉ कर सकते, बट हम ऐसा लिख सकते हैं 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर हम लेट कर लें, लेट 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो जो हमारा S1 वेक्टर है वो हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर और S2 वेक्टर हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अब इसे कॉपी पर इजीली ड्रॉ किया जा सकता है। मैंने क्या बोला है, आप एक काम करिए, आप किसी भी एक वेक्टर को उठा लीजिए और उसको कॉपी पर ड्रॉ कर दीजिए। अब हम 40 मीटर तो ड्रॉ नहीं कर सकते, बट हम 4 सेंटीमीटर ज़रूर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस 4 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल सेम जैसा कि दिया हुआ है, और हमने ये वेक्टर बना दिया 4 सेंटीमीटर का। ये है हमारा S1 वेक्टर। ठीक है, अब जो दूसरा वेक्टर है, इस वेक्टर के टेल पॉइंट से हम इसके हेड पॉइंट को मिला देंगे। ये इसका हेड पॉइंट है, ये इसका टेल पॉइंट है, मिला देते हैं। ये कुछ इस प्रकार बनेगा। सेम एंगल देख के आप बना दीजिए। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, हम एक के टेल को एक के हेड से मिला देंगे, तो ये जो लाइन बनेगी ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ये हमारा S2 वेक्टर था। तो S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर क्या हुआ, ये हमारा निकला R वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसका एंगल यहाँ से आप थीटा मेजर कर सकते हैं, और इस रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए आप इसे स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका रिजल्टेंट वेक्टर निकल आएगा। ठीक है, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का हेड आप मिला दीजिए, और उसके बाद जैसा दिया हो। फॉर एग्जांपल, मैं किसी दूसरे एग्जांपल की अगर बात करूँ, अगर एक ए वेक्टर ये ऐसा दे रखा है और एक बी वेक्टर ऐसा दे रखा है, तो आप इसके टेल पॉइंट से इसका हेड पॉइंट मिला दीजिए कुछ इस तरह से, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उनके एंड पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ से हमारा R वेक्टर निकल आएगा, और इनके बीच का थीटा ये होगा। ये जो थीटा निकलेगा इसके रिजल्टेंट वेक्टर की वो डायरेक्शन होगी, यानी कि जो ये हमारा थीटा है ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी कि उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए 2 वेक्टर नहीं है, 3 वेक्टर हैं, तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसमें 3 वेक्टर हैं तो हम क्या करेंगे। आज किस्मत ख़राब है, पेन भी ढंग से नहीं चल रहा है, और एक ही पेन है फ़िलहाल, मिल भी नहीं रहा पेन कहाँ है। तीसरे वेक्टर की बात, अगर 3 वेक्टर है तो क्या करेंगे। एक मान लीजिए, एक ये ए वेक्टर है, दूसरा हमारे पास ये बी वेक्टर है, और तीसरा हमारे पास ये सी वेक्टर है। ठीक है,
इनको कैसे ऐड करेंगे, तो आप जनरली कोई भी एक वेक्टर उठा लीजिए, कोशिश करिएगा कि वो वेक्टर पहले उठाइएगा जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर हो, ना पूरा हॉरिजॉन्टल हो लेकिन थोड़ा बहुत हॉरिजॉन्टल हो। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो हमारा ए वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल है। अगर ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल है तो आप देखेंगे हम सबसे पहले ए को बना लेंगे। अब ए के टेल पॉइंट से बी के हेड पॉइंट को मिला देंगे और उसके बाद इस बी से हम सी पॉइंट बना देंगे, सी वेक्टर बना देंगे। तो ये सी वेक्टर है हमारा, ये बी वेक्टर और ये हमारा ए वेक्टर। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने तीनों वेक्टर एक दूसरे के हेड और टेल पॉइंट से मिलाकर बना दिए हैं। अब सी के हेड पॉइंट को ए के टेल पॉइंट से मिला देंगे तो ये जो हमारा तीसरा वेक्टर निकल के आएगा यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ से आपको आर वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अगर आप देखें तो जो थोड़ी देर पहले मैंने ट्रायंगुलर मेथड बताया है किसी भी वेक्टर को ऐड करने का, तो आप इससे मिलता जुलता है। अगर आपको मान लीजिए मैं 3 नंबर्स दूँ ऐड करने के लिए 2 + 5 + 7, तो इनका सम कितना आएगा? 14 आएगा, आपको पता है। तो बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से ऐड करा होगा। कैसे अपने अपने तरीके से ऐड करा होगा? कुछ लोगों ने पहले 2 में 5 को जोड़ा होगा, 7 आया होगा, 7 में 7 को ऐड करा होगा, 14 आ गया होगा। कुछ लोगों ने 7 5 12 करा होगा, उसके बाद फिर 2 ऐड करा होगा तो 12 और 2 14 हो गया होगा। या कुछ ने 7 और 2 ऐड करा होगा, लास्ट में 5 ऐड कर दिया होगा तो 9 और 5 14 होता है। सेम इसी तरह हम वेक्टर्स में भी कर सकते थे। आप ए वेक्टर बनाते, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से बी वेक्टर बनाते, ठीक है। बी वेक्टर बनाने के बाद आप इनका रिजल्टेंट पहले निकाल लेते, ये आर वेक्टर निकाल लेते। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट जब आपको मिल जाता तो इस रिजल्टेंट वेक्टर से आप सी वेक्टर बना देते, सी वेक्टर, और इसको फिर आर वेक्टर के टेल पॉइंट से मिला देते तो यहाँ से हमें आर डैश वेक्टर मिल जाता। तो कुल मिला के हम 2 वेक्टर्स को ऐड करके उसका रिजल्टेंट निकाल के फिर तीसरे से निकाल लें, या तीनों को डायरेक्ट हम बनाकर उसका रिजल्टेंट एक साथ भी निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर 4 वेक्टर दिए हों तो क्या करना है? जैसे एक वेक्टर आपको दे रखा है, जैसे पहला वेक्टर आपको दे रखा है ये ए वेक्टर है, उसके बाद ये कुछ आपका बी वेक्टर दे रखा है, ये कुछ आपका सी वेक्टर ये ए वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है, ये सी वेक्टर दे रखा है, और इस तरह से आपका एक डी वेक्टर दे रखा है। आप देख पा रहे होंगे चारों वेक्टर्स की डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी एक वेक्टर के टेल से दूसरे के हेड को मिलाना है। तो आइए देखते हैं हम क्या करेंगे। हमने सबसे पहले ए वेक्टर बना दिया, उसके बाद इसी पर हम बी वेक्टर बना देते हैं और इस बी के हेड पॉइंट से हम सी के टेल को मिला देंगे, यहाँ से हमारा सी वेक्टर बन जाएगा, और इस सी के हेड से हम ए के टेल को मिला देते हैं, और आप देख पा रहे होगे कि ये ए के टेल को ऑटोमेटिकली टच कर गया अपने आप ही। तो अब आप सोचेंगे कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप सोच के देखिए कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर 0 होगा। ठीक है, इतना तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर विल बी 0। ठीक है, 0 वेक्टर, क्योंकि अगर किन्हीं भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करते तो उनका आंसर भी वेक्टर में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको वेक्टर के ग्राफिकल मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये था वेक्टर का ग्राफिकल एडिशन। ठीक है, इस पर आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एक ए वेक्टर दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर का, एक बी वेक्टर दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर का, और इनके बीच का जो एंगल है वो आपको थीटा दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी एक ए वेक्टर बना दीजिए जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ये ए वेक्टर बना दिया, स्केल से नाप के आप इसे 5 सेंटीमीटर बना दीजिए। अब किसी के हेड से हम टेल को मिलाते हैं, किसी एक वेक्टर के टेल से दूसरे का हेड मिलाते हैं। तो ये हेड है, इससे बी का टेल मिला देते हैं और 30 डिग्री। यहाँ से आप 30 डिग्री बनाओगे तो समथिंग ऐसा बनेगा।
ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, और ये हमारा बी वेक्टर है जिसकी लेंथ हमारी 4 सेंटीमीटर है। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, ये आर वेक्टर हो जाएगा, और इसको स्केल से हम लोग मेजर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। तो आपने अगर ऐसा किया है तो बहुत ही गलत किया है, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, ये पेपर में काट दी जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही कट्टम बना मार दिया जाएगा। अब अगर ये गलत है तो सही क्या है और मैंने गलत बताया क्यों, इसलिए वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। देखिए मैंने आपको समझाया था कि किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है, अगर आपने काइनेमेटिक्स का पहला वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल उन दोनों के टेल पॉइंट के बीच का एंगल होता है, ठीक है। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक का हेड है दूसरे का टेल है। ये काम हम लोग वेक्टर एडिशन में करते हैं, ना कि उनके एंगल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने जो ए वेक्टर बनाया था और यहाँ से जो बी वेक्टर 30 डिग्री बनाया था, ठीक है, ये गलत क्यों है? टेल से टेल तो मिली नहीं हुई है, ये ए का हेड पॉइंट है, ये बी का हेड पॉइंट है। टेल से टेल तो तब मिलती ना जब ये पॉइंट यहाँ पर होता। तो एक काम करते हैं, इस ए वेक्टर को आगे बढ़ा देते हैं, ये 4 सेंटीमीटर हम खिसका के आगे ले आए यहाँ। अब ये ए का टेल पॉइंट हो गया, ये ए का हेड पॉइंट हो गया। अब अगर आप यहाँ से एंगल मेजर करोगे तो ये 150 आएगा, क्योंकि पूरा 180 होता है, 30 वो एंगल बन चुका है, तो इधर बचा हुआ 180 डिग्री। अगर आपने मैथ्स में लीनियर पेयर करके एक टॉपिक होता है, अगर वो पढ़ा होगा तो यहाँ से तो हमारा गलत हो गया, क्वेश्चन में हमारा 30 डिग्री दिया हुआ था, बन हमारा 180 डिग्री आया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए देखिए बहुत सिंपल सा काम है, सभी बच्चे यही गलती करते हैं मोस्टली। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक जो भी दिया हुआ आपका ए वेक्टर उसे आप बना लीजिए, ए वेक्टर आप बना लो। इसके बाद क्या करो, ए को थोड़ा सा डॉटेड आगे बढ़ा दो, थोड़ा सा डॉटेड आगे बढ़ाने के बाद इस पॉइंट से आप 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, इस पॉइंट से आप 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो। यहाँ से आप 30 डिग्री बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये 4 सेंटीमीटर मार्क करके इसे आप बी वेक्टर का नाम दे दो। अब ये जो बी वेक्टर है और इस ए वेक्टर का जब अगर ए वेक्टर आगे प्रोड्यूस करा जाएगा तो इस बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 30 डिग्री आएगी, यानी कि उनके बीच का एंगल हमें 30 डिग्री मिलेगा। ये एंगल कुछ भी हो उससे में कोई मतलब नहीं है, वेक्टर्स के टेल के बीच में जो वैल्यू होती है, जो बीच का झुकाव होता है, वही उसका एंगल कहलाता है। और एंगल टेल टू टेल मेजर करा जाता है, ना कि हेड टू टेल या टेल टू हेड, ठीक है। तो यहाँ से हमने 30 डिग्री बना लिया। अब हम इस ए के टेल पॉइंट को जब बी के हेड पॉइंट से मिलाएंगे तो यहाँ से जो आर वेक्टर निकल के आएगा ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और ये चीज़ हमारी सही होगी, ठीक है, ये चीज़ हमारी सही होगी। तो यहाँ से हमारा आर वेक्टर निकल के आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। आप इसे स्केल से मेजर कर लीजिएगा, और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन पूछे तो आप ये एंगल मेजर कर लीजिएगा थीटा। तो जो ये थीटा निकल के आएगा वो उस रिजल्टेंट वेक्टर्स की डायरेक्शन होगी। जब एंगल दिया जाए तो एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच के टेल का एंगल होता है, बस आपको यही बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद आपको ग्राफिकल मेथड में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए कोई बंदा है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई बंदा है नमन नाम का, ठीक है, वो अपने घर से निकला कुछ भी करने के लिए, जो भी उसका मन रहा हो। वो 30 मीटर ईस्ट गया, उसके बाद 40 मीटर नॉर्थ गया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ से? अब उसकी हमें रिजल्टेंट डायरेक्शन फाइंड करनी है, यानी कि उसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है और उसकी डायरेक्शन बतानी है वो प्रेजेंट टाइम है कहाँ। 4 डायरेक्शन होती है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। अगर इस तरह से हम लोग बनाएं तो ये होता है हमारा नॉर्थ, दिख रहा हो शायद आपको, ये होता है साउथ, ये होता है हमारा ईस्ट, और ये होता है हमारा वेस्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब नमन भाई साहब ने क्या करा कि वो सबसे पहले 30 मीटर ईस्ट गए, तो ये है हमारा 30 मीटर ईस्ट। तो मान लेते हैं ये हमारा S1 वेक्टर है और ये हमारा S2 वेक्टर है। S1 S2 इसलिए नाम दिया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करते हैं। तो S1 वेक्टर कितना हमारा 30 मीटर उसका मैग्नीट्यूड है, और ईस्ट की डायरेक्शन है, तो ईस्ट की डायरेक्शन में ऑलरेडी है। उसके बाद नमन भाई साहब S2 वेक्टर जो उनका है वो 40 मीटर नॉर्थ की तरफ गए। नॉर्थ ऊपर है हमारा, तो हम 40 मीटर ऊपर की तरफ बना दे रहे हैं नॉर्थ, ये 40 मीटर है। अब नमन भाई साहब यहाँ पहुँचे हैं,
ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका टेल पॉइंट ये है S1 वेक्टर का और S2 वेक्टर का हेड पॉइंट ये है, इनको मिला देंगे हम लोग। ठीक है, मिलाने के बाद ये जो नया वेक्टर आएगा, ये जो थर्ड वेक्टर आएगा R वेक्टर, यही नमन भाई साहब का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, अब अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आपने 30 मीटर ईस्ट कैसे ड्रॉ किया कॉपी में, 40 मीटर नॉर्थ कैसे ड्रॉ किया कॉपी में, तो आपने वीडियो फिर स्टार्टिंग से नहीं देखा है। मैं साइंटिफिक नोटेशन बता चुका हूँ, तो कोशिश करूँगा कि उसे बार बार बताकर टाइम ना वेस्ट करूँ। ठीक है, यहाँ से हमारा बन गया। अब इसके दो तरीके हैं। पहली बात, इसके दो हमारे पास आंसर निकलेंगे। पहली बात तो R वेक्टर की वैल्यू आप स्केल से मेजर कर लेना। यहाँ पर एक्चुअली मैंने इसे बनाया है 3 सेंटीमीटर और इसे बनाया है 4 सेंटीमीटर। साइंटिफिक नोटेशन आपको बहुत अच्छे से पता है। जब आप इसे स्केल से मेजर करोगे तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्दर्न ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को नॉर्दर्न ईस्ट बोलते हैं, हिंदी में इसे उत्तर पूर्व बोलते हैं। ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन को ईस्ट साउदर्न ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन को साउदर्न वेस्ट बोलते हैं, और नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन को, बीच की डायरेक्शन को, जस्ट बीच की डायरेक्शन को नॉर्दर्न वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आप एक तरह से समझिए कि 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और ये एंगल बाइसेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये जो 45 डिग्री पर बना हुआ है, इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्दर्न ईस्ट बोलते हैं। तो जो नमन भाई साहब है उनकी डायरेक्शन नॉर्दर्न ईस्ट है। अच्छा, 5 सेंटीमीटर स्केल के बिना भी निकाला जा सकता था। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारी हाइपोटेनियस है। जब आप एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लगाओगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ये 9 और 16, इट विल बिकम 25 एंड एच की वैल्यू आपको आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कहने का मतलब उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आया उसका मैग्नीट्यूड 50 आएगा, क्योंकि हमने 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर माना था अपने साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, तो यहाँ से आपको ग्राफिकल मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक बहुत छोटा सा और आता है। आपको SL अरोड़ा वगैरह जो बुक्स हैं, एक साइंस की प्रदीप आती है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के में कुमार मित्तल करके आती है। सभी बुक्स बहुत अच्छी हैं। उसमें आपको एक टॉपिक मिलता है छोटा सा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत वर्दी टॉपिक तो नहीं है ना, बहुत लेंदी टॉपिक है ना, आपको न्यूमेरिकल्स में मिलता है और मिलेगा भी तो आप पैरेललोग्राम मेथड से नहीं करना चाहोगे। जो मैंने बताया है ट्रायंगुलर मेथड, वो ज़्यादा यूज़ में आता है, बट फिर भी सुनना तो है ही। तो आइए सुन लेते हैं वो क्या है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या है, लिख लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। उसमें बताया गया है कि अगर कोई दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो रिजल्टेंट वेक्टर उसका डायगोनल, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उस एडजेसेंट साइड का डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, अगर कोई दो वेक्टर ऐसे हैं जो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल, एक वेक्टर ये दे रखा है ए वेक्टर हमारा, और एक वेक्टर ये दे रखा है हमारा बी वेक्टर। ठीक है, और ए बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें और ए वेक्टर के पैरेललोग्राम एक लाइन ड्रॉ कर दें पैरेलल, तो आप देखोगे कि एक पैरेललोग्राम बन गया पी क्यू आर और एस। ठीक है, अब ये जो ए वेक्टर वाली लाइन है यानी कि पी एस है और जो बी वेक्टर वाली लाइन है यानी कि पी क्यू है, ये किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं। अब अगर कोई दो वेक्टर ऐसे हैं जो किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स की तरह हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। अब पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, कौन सा होगा, तो जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं वही वाला डायगोनल होगा ना, दूसरा वाला तो होगा नहीं। अब एक डायगोनल यहाँ से यहाँ बनाया जा सकता है, एक डायगोनल यहाँ से यहाँ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला डायगोनल होगा। ठीक है,
अब डायगोनल कम ज़्यादा, अब डायगोनल देखिए यहाँ पर एक एंगल बन रहा होगा अल्फ़ा, यहाँ पर एक एंगल बन रहा होगा बीटा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यानी हम कह सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी आर वेक्टर। ठीक है, तो आप आर वेक्टर समझ ही गए होगे कौन सा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुल मिला के ये वही हमारी वाली टेक्निक है जो हमने आपको ट्रायंगुलर मेथड बताया है किन्हीं दो वेक्टर्स के एडिशन का। तो आप ध्यान से देखोगे ये दो वेक्टर हैं, ठीक है, और ठीक है, ये दो वेक्टर हैं, और जब आप ट्रायंगुलर मेथड से कैलकुलेट करोगे तो यही आ जाएगा आपका। कुछ चीज़ें और इसमें होती हैं, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जिनका न्यूमेरिकल्स में काम पड़ता है। अगर ए वेक्टर बड़ा है बी वेक्टर से, ठीक है, तो जो अल्फ़ा एंगल होगा वो बड़ा होगा, छोटा होगा बीटा एंगल से। मतलब अगर ए वेक्टर ज़्यादा बड़ा है तो बीटा बड़ा होगा। कोई प्रॉब्लम है? आप देखोगे कि अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा तो थोड़ा सा डायगोनल ऐसा खिंच के आएगा तो बीटा ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। अगर ए वेक्टर छोटा है बी वेक्टर से तो इस बार अल्फ़ा बड़ा होगा। अगर ए वेक्टर मान लीजिए यहीं तक होता और ये ऐसे बना होता तो ये डायगोनल कुछ ऐसे आता, और अगर ऐसे आता तो बीटा बहुत छोटा हो जाता, अल्फ़ा काफ़ी बड़ा रह जाता। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। तीसरी चीज़, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल दिए हों तो क्या होगा? तो भैया अल्फ़ा और बीटा दोनों एंगल्स इक्वल होंगे हमारे पास। ठीक है, तो यही तक था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद बात करते हैं जो एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को सिर्फ ग्राफिकली तो ऐड करा नहीं जा सकता है, वेक्टर्स को हम एनालिटिकली भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसे मैथमेटिकली भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड में हम लोग रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। ठीक है, कैसे रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकालना सीखेंगे? देखिए, हम दो वेक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल बना लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं। आपको मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूँ कि रिजल्ट किन्हीं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला आप बहुत सारे टीचर्स डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। बट ये कहाँ से आया ये भी देख लेते हैं, और इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है उसका भी डेरिवेशन हम लोग यहाँ से देख के जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक वेक्टर ये बना लेते हैं, एक दूसरा वेक्टर ये बना लेते हैं। अब टेल से टेल को मिला रहे हैं, मतलब उनके बीच का एंगल हमें पता है थीटा है। ये बी वेक्टर है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, यहाँ से एक वेक्टर बना ले रहे हैं, और तो ये एक हमारा पैरेललोग्राम बन चुका है। अब जब पैरेललोग्राम बन चुका है तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वहाँ से आपको पता होगा कि ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। अगर पता है तो डायरेक्ट बना दीजिए, फिर ये आर वेक्टर ही उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि जो ए वेक्टर है इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। ठीक, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो नाम दे देते हैं इनके, ओ पी क्यू एस, ओ पी क्यू आर इसलिए नहीं दिया क्योंकि आर हो चुका है, एस एक। और उसके बाद एक काम करेंगे कि यहाँ से हम लोग एक 90 डिग्री बनाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भैया, स्केल नहीं है हमारे पास। इसको नाम दे देते हैं क्यू का। ठीक है, तब हमारा फिगर रेडी है। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि वेक्टर्स को ऐड करने का एनालिटिकल मेथड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ क्यू टी। ठीक है, तो अटेंशन ऑल क्यूटीज, देयर इज अ ट्रायंगल विच इज़ ओ क्यू टी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ क्यू टी आपको क्या करना है, ओ क्यू वेक्टर ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू
ओ टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये क्यू टी हमारी परपेंडिकुलर है। अब ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एस प्लस एस टी, तो ओ एस प्लस एस टी का होल स्क्वायर प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो आप ओ एस का होल स्क्वायर प्लस एस टी का होल स्क्वायर प्लस 2 ओ एस इंटू एस टी और प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम। इसके बाद आप देखोगे कि ओ एस स्क्वायर नहीं, क्यू टी स्क्वायर और एस टी स्क्वायर, इसको देख के आपको कुछ कुछ फील हो रहा है तो आपको ना हो रहा हो, लेकिन मुझे ज़रूर कुछ कुछ फील हो रहा है। आप देखोगे तो क्यू टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, यहाँ पर एक और पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। अगर आप देखोगे इन ट्रायंगल क्यू एस टी, तो हम लिख सकते हैं क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। एक्चुअल में थोड़ा सा वो टेढ़ा बन गया है तो हाइपोटेनियस जैसा लग रहा है, बट एक्चुअल में वो हाइपोटेनियस है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्यू टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर के सम को हम क्यू एस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर प्लस 2 ओ एस इंटू एस टी, और इसके सम को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्यू एस स्क्वायर प्लस का क्यू एस स्क्वायर, इसको मिला ले रहे हैं तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस 2 ओ एस इंटू एस टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आप देखोगे कि ओ क्यू की वैल्यू हमें पता है, फिगर में आर वेक्टर है, बट जबकि हम वेक्टर नहीं लेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं वहाँ पर हम डायरेक्शन बाद में निकालते हैं, पहले तो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, तो ओ क्यू की हमें वैल्यू पता है आर है, हमें ओ एस की वैल्यू पता है ए वेक्टर है, हमें क्यू एस की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन आप देखोगे क्यू एस की लेंथ पी ओ पी के बराबर है, क्यू एस और ओ पी सेम है, और ओ पी हमारा बी वेक्टर है, तो हम क्यू एस को भी बी लिख सकते हैं। हमें ओ एस की वैल्यू पता है ए, हमें एस टी की वैल्यू नहीं पता है, तो हम एस टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपने थोड़ी बहुत तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी रखी होगी, तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा क्यू एस टी, इन ट्रायंगल, यही अपना ऊपर वाला क्यू एस टी। क्यू एस टी में आप देखोगे, अगर क्यू एस टी में आप कॉस थीटा लगा दो तो कॉस थीटा आपका क्या होता है, वो पढ़ रखा है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारी एस टी, हाइपोटेनियस क्या है क्यू एस, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ से अगर एस टी की वैल्यू निकाल दे तो क्यू एस कॉस थीटा आ जाएगी। अब इस एस टी की वैल्यू को हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस 2 ओ एस, और एस टी को लिख देंगे क्यू एस कॉस थीटा। अब भैया फटाफट सारी वैल्यूज़ रख डालो। ओ क्यू क्या है हमारा, ओ क्यू है हमारा आर का स्क्वायर, ओ एस है हमारा ए का स्क्वायर, क्यू एस है हमारा बी का स्क्वायर, 2 ओ एस है हमारा ए, क्यू एस है हमारा बी, और कॉस थीटा। आर स्क्वायर की सारी वैल्यूज़ है, अगर हम लोग आर से स्क्वायर हटा दें और यहाँ पर रूट ले लें तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा दो वेक्टर्स के का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला आ जाता है आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब जब रिजल्टेंट आ गया है तो इस वेक्टर की कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, तो आइए देखते हैं इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। अब हमारे पास देखिए स्क्रीन वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, तो प्रॉब्लम ये है कि मैं पूरा फिगर वापस बनाना पड़ेगा, बट मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ। मैं यहाँ से एक पैरेललोग्राम बना दे रहा हूँ, ये बी वेक्टर था, ये हमारा ए वेक्टर था। ठीक है, ये बी वेक्टर था हमारा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर था हमारा
क्यू एस, यहाँ पर क्या था, पी ओ था, यहाँ पर ओ था, यहाँ पर थीटा था, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था। इसके बाद यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला गया था जो कि हमारा टी था। तो थोड़ा थोड़ा फिगर बना दिया गया है, बाकी आप पीछे आप देख ही चुके हो। इसके बाद अगर जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था उसकी हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने बड़े वाले ट्रायंगल में जो हमने सबसे पहले लिया था, यानी कि इन ट्रायंगल ओ क्यू टी, ठीक है, हम इसमें tan लगा देंगे। तो tan अल्फ़ा, आपको बताया था ये एंगल अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन ओ टी, ठीक है। इसके बाद हम tan अल्फ़ा में क्यू टी को लिखा रहने देते हैं, या लिखा ना रहने दें, क्यू टी की वैल्यू निकाल लें। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन लगा दें तो क्यू टी की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, क्यू टी, और हाइपोटेनियस क्या है, क्यू एस, ठीक है, साइन थीटा। तो यहाँ से क्यू टी की वैल्यू आ जाएगी क्यू एस साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्यू टी की वैल्यू रख दें क्यू एस साइन थीटा, और इस ओ टी को लिख सकते हैं ओ एस प्लस एस टी, ठीक है। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू एस साइन थीटा अपॉन ओ एस। पीछे हम लोग एस टी की वैल्यू निकाल चुके हैं, जो निकली थी हमारी क्यू एस कॉस थीटा, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ रख दें। क्यू एस है हमारा बी वेक्टर है, बट हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं फॉर्मूले में, तो मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं, सिर्फ बी, इसीलिए आपको बी के ऊपर एरो नहीं दिखेगा फॉर्मूले में कहीं भी। ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन में ओ एस है हमारा ए, और फिर क्यू एस है बी और कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आ जाता है आपका किन्हीं भी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने का। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी की भी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब इतना कुछ कर ही लिया है तो आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर ही लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके में न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, मैं न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट इस टॉपिक को समझाने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लो। अगर ए वेक्टर दे रखा है आपका 3 यूनिट्स, अगर बी वेक्टर दे रखा है आपका 4 यूनिट्स। अब देखिए वेक्टर दे रखा है, उसकी कोई भी डायरेक्शन होगी उससे हमें फ़िलहाल मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए मैंने मॉड लगा रखा है। मॉड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है √37 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है थीटा, ठीक है। थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है आर इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। आर कितना दे रखा है, √37 इज इक्वल टू √a² यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, b² यानी कि 16, 4 का स्क्वायर 2 × 3 × 4 कॉस थीटा। पूरे में स्क्वायर कर देंगे, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखिए इधर 37 बचेगा और सामने वाला रूट हट जाएगा, इधर वाला भी रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 37 इज इक्वल टू 16 और 9 होता है हमारा 25, और ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 = 24 कॉस थीटा। इसको इधर माइनस कर देंगे तो 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 24 कॉस थीटा। इसके बाद इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। 1/2 कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो कुछ इसी तरह के आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, और इससे अच्छे मिलेंगे तो वो कराए जाएंगे। और सब्ट्रैक्शन आज नहीं हो पाएगा, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स विद बोथ एनालिटिकल एंड ग्राफिकल मेथड, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मेरे पास इतना अच्छा सेटअप नहीं है कि मैं घंटों घंटों की वीडियो बना पाऊँ। सो सॉरी फॉर दैट, आपको कल वीडियो मिल जाएगा।